अस्सलामुअलैकुम साथियों। तो फिर हम आपके पेशे खिदमत हैं एक और बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। और ये जो मैं आपके आगे प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हमने बहुत सारे पेशेंट इसमें हमने ट्रीट किए हैं, हमने देखे, इसकी हमने सर्जरी की थी कई दफ़ा, कई पेशेंट्स की। तो इसमें बहुत ज़्यादा है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे पास कम आते हैं, तो हम आपके आगे वो भी रखते हैं। इस वजह से नहीं, वो इस वजह से रखते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि ये वीडियो सिर्फ आजकल के लिए नहीं है, ये फ्यूचर के लिए। अगर किसी ने उर्दू ज़बान में किसी हद तक मेडिकल को समझना है, न्यूरो सर्जरी को समझना है, किसी हेल्थ केयर में समझना है, तो समझेगा। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी व्यूज़। आज का जो टॉपिक मैं आपके आगे रखने लगा हूं वो आगे बात कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट मैं गेन कर लूं इस वीडियो में। वो ये कि ये जो पेशेंट हैं हमारे पास, ये 41 ईयर ओल्ड फीमेल थी और ये हमारे पास प्रेजेंट हुई विद द हिस्ट्री ऑफ हेडेक। और दूसरा, इनको जो है ये हेडेक जो है तकरीबन इनको 3 महीने से है। और इनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसमें इनको मिग्रेन था बहुत सालों से, कई सालों से मिग्रेन से ये कि जूझ रही थी और उस मसले को डील कर रही थी। उसके लिए इनकी ट्रीटमेंट भी चल रही थी न्यूरोलॉजिस्ट के पास। और इसके अलावा ये जो पेशेंट अभी हमारा प्रेजेंट हुई हैं या हुई थी, ये हुई थी अपना क्या कहते हैं डिजीनेस के साथ। और इनको जो है इनको गेट अटैक दिया, यानी चलने में इनको दिक्कत थी। गेट अटैक दिया यानी चलने में दिक्कत थी। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको अभी तकरीबन पिछले 3 महीने से, यानी कि 2 तरह के प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम है जैसे सीवियर हेडेक, और कह लें कि गेट अटैक दिया यानी चलने में दिक्कत, और जो डिजीनेस है, चक्कर आना, ये दिमाग सर का घूमना, ये तकरीबन इनको पिछले 3 महीने से। जबकि जो इनके दूसरे मसाइल हैं वो अपना क्या कहते हैं ना, इनको मिग्रेन वाला इशू वो कई सालों से है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हमने किया तो हमें कोई भी डेफिसिट नहीं मिला, यानी कि पावर 5/5/5 तमाम चारों हाथ पाँव में, और कोई क्रेनियल नर्व की इंजरी नहीं थी, ऑल क्रेनियल नर्व इंटैक्ट। कोई सेरिबेलर साइन नहीं मिल सका हमें ऐसा कि जो हम आपके आगे पेश करें। और इसके अलावा जब हमने इतना कुछ देख लिया तो हमने कहा चलें इनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि ये पेशेंट जो है हमारे पास ओपीडी में आई थी। ऐसे पेशेंट ओपीडी में आते हैं, हमें लगा कि इनका एमआरआई करना चाहिए, विद कंट्रास्ट की ज़रूरत पड़े तो हमारी शर्त होती है कि अगर कोई चीज़ मिल जाए तो रेडियोलॉजिस्ट को हमने ये रिक्वेस्ट की हुई है कि अगर आप समझें तो आप हमसे बग़ैर पूछे फ़ौरन के फ़ौरन इनको क्या कहते हैं कंट्रास्ट स्टडी में कन्वर्ट कर दीजिए, और वो कर भी देते हैं। ये जो पेशेंट हमारे पास आई थी इनका जब एमआरआई हुआ तो मैं ये एमआरआई बताते हुए दोनों ज़बानों में एहतियात करता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि ये 2 मकसद के लिए ये वीडियो देखी जा सकती हैं। एक तो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, दूसरा इम्तिहान देने के लिए भी ये वीडियो देखी जा सकती हैं। तो मैं इस हवाले से किस तरह से प्रेजेंट करना होता है केस को, जो कि ख़ास तौर पे रेडियोलॉजी पे, वो थोड़ा सा मैं हल्का सा इंग्लिश में बता देता हूँ, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा जगहों पर इंग्लिश में ही केसेस इम्तिहानों में प्रेजेंट किए जाते हैं। अच्छा जी, अब ये जो एमआरआई है उसमें थोड़ा सा मैं इंग्लिश में बात करता हूँ कि एमआरआई शोज अ लीजन इन द anterior third ventricle at the level of foramen of Monro, and the lesion is 1 centimeter in size, approximately circular in shape, homogeneous in consistency, and thin and a rim enhancement with the contrast, and it is hypointense in the T1 and T2 both images, and it appeared to be abutting on the both forenesses and an internal cerebral vein. It is the midline. It is in the midline, and there is no evidence of the hydrocephalus or ventricular megaly. कहने की बात ये है कि हमारा जब हमने देखा तो हमें गो थ्रू हो जाते हैं कि हमें पता चला कि एंटीरियर साइड पर थर्ड वेंट्रिकल में फोरामेन ऑफ मनरो के मकाम पर एक 1 सेंटीमीटर साइज़ की गोल रंग की ये कि एक मतलब कि मार्बल गोली की शक्ल में
एक स्ट्रक्चर है और वो ना मतलब कि होमोजीनस है और वो T1 T2 दोनों पे उसकी जो है ना वो हाइपो इंटेंस है और वो दबा रहा है दोनों साइड के फोर्निसेस को, यानी कि जो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फोर्निक्स जो होता है, और ये इंटरनल सेरिब्रल वेन को भी दबा रहा है। ये हमने सैजिटल व्यू में देखा और ये बिल्कुल मिड लाइन में है। अच्छा, और वैसे इसकी वजह से कोई भी हाइड्रोकेफेलस नहीं हो रहा है और वेंट्रिकुलोमीगैली भी नहीं हो रही है। अब इस तरह का जब आपके जहन में आया तो रेडियो मतलब कि आप ख़ास तौर पे आपके रेडियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी है, आपके पास हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन भी है। यहाँ पे प्रोविजनल डायग्नोसिस तो आपको पता चल गया कि एक लीजन है जो कि है ना वो है ना थर्ड वेंट्रिकल में है। इधर आपका डिफरेंशियल डायग्नोस क्या होने, देखिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद मेरी पहली या आपकी भी यकीनन पहली जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनेगी वही होगी कि कोलाइसिस इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, यानी कोलाइट सिस्ट है जो कि मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है। दूसरे नंबर पे सेलर है, सेला का मास है, मेटास्टेसिस है। तीसरा जो है वो मोस्ट लाइकली लीजन में एन्यूरिज्म हो सकता है, एब्सिस हो सकता है, हाइपोथैलेमिक ग्लायोमा हो सकता है ना, क्या कहते हैं हिस्टियोसाइटोसिस हो सकता है, लिम्फोसिटिक हाइपोफाइसाइटस हो सकता है, मेनिंजियोमा हो सकता है, ऑप्टिक ग्लायोमा हो सकता है, सार्काइडोसिस हो सकता है। लेकिन पहला चूँकि थर्ड वेंट्रिकल में है, गोल है, तो हमें लगा कि कोलाइट सिस्ट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस और यही है, यही डायग्नोसिस है, यही टॉपिक है हमारा। इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, हमने कैसे ट्रीट किया, एग्जैक्टली ये पेशेंट रियल टाइम में कैसे ट्रीट हुआ, हम जो केसेस आपके सामने रखते हैं जो रियल टाइम में हमने ट्रीट किए वो हम बताते हैं किस तरीके, और इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं वो भी बताते हैं, क्योंकि ये एक तरह से इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, टीचिंग लेक्चर है उन लोगों के लिए जिनको इनकी ज़रूरत है। मुझे भी ज़रूरत है, मुझ जैसे कई लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, क्योंकि हमारी मेडिसिन न्यूरोसर्जरी में हमें बहुत बेहतर होना पड़ रहता है जहाँ जहाँ पे भी हम काम करते हैं और मुस्तकिल। अच्छा, अब आपकी इधर इनिशियल मैनेजमेंट क्या होगी भाई, इनिशियल मैनेजमेंट मेरी क्या, मैं क्या किस तरह किया, मैंने ऐसे किया कि ये ट्रीटमेंट हमारे पास कुछ ऑप्शन थे इस पेशेंट के। अगर मिसाल के तौर पे हमने इस पेशेंट को सर्जरी के लिए सेलेक्ट कर लिया, हमने तय किया कि भाई इसको सर्जरी करनी है, तो इसमें हमने जो MRI किया है वो उसमें अब क्या कहते हैं ना उसको आप फ्रेमलेस स्टीरियोटैक्सी प्रोटोकॉल के तौर पे वो MRI कर लें, अगर नहीं किया लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन कर लें, ख़ास तौर पे मतलब कि प्रिपरेशन कर रहे हैं हम सर्जरी की। आप मिसाल के तौर पे हमने उसका कंप्लीट ब्लड काउंट करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स करने हैं, प्रोथ्रम्बिन टाइम करना है, पार्शल टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम करना है, आई करना क्या कहते हैं टाइप एंड क्रॉस मैचिंग ऑफ द 2 यूनिट्स ऑफ द RBCs करना है, वेंट्रिकुलोस्टमी जो है वो हमने प्लेस करनी है ना, क्या कहते हैं जो कि ना यूँ समझ लें के अंदर के लेकिन इस केस में ना हालांकि हमारे पास हाइड्रोकेफेलस का कोई भी वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये चूँकि जिस तरह का प्रॉब्लम है इधर अगर वेंट्रिकुलोस्टमी आप प्लेसमेंट कर भी दें तो कोई गलत नहीं है, और ना भी करें तो भी गलत नहीं है। दोनों की इंडिकेशन के रीज़न अच्छे सर्जन देते हैं कि यार मुझे ख़तरा था कि कोई ब्लीडिंग हो जाएगी, मुझे थोड़ा सा डीकम्प्रेस करना था, मैं प्रेशर को अवॉइड करना चाह रहा था, मुझे ख़तरा है कि ये आगे चल के ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, तो ये तमाम चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं और ये कोई गलत नहीं है। दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों सर्जन सही काम कर रहे हैं। एक चीज़ में अगर 2 तरीके से काम किया जाए तो वो भी सही हो सकता है इस मामले में, क्योंकि ये सडन इंजरी सडन प्रॉब्लम कर सकता है, और कुछ लोग तो कहते हैं सडन डेथ भी होती है। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करते करते रुक रहा था, फिर मैंने कहा चलो इस्तेमाल कर लेते हैं, और मैंने कई दफ़ा देखा भी है ऐसा होते हुए, कई दफ़ा तो नहीं, इक्का दुक्का दफ़ा ही देखा है, लेकिन बहरहाल पढ़ा कई दफ़ा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम किस तरह से, क्या हम रिसेक्ट करेंगे मांस को, हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, चलो इस पर बात करते हैं। ये जो पेशेंट है ये सिम्टोमेटिकली समझ लें कि मास इसका है तो सही, हेडेक तो आ रहा है, गेट अटैक्सिया भी कर रहा है, डिजीनेस भी हो रही है, तो इसमें आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट तो होती नहीं है कोलाइटिस की, तो हम ना इसमें कोई हम रेडियोथेरापी का कोई बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस हैं, मतलब बहुत कोई ना होने के बराबर है, मतलब मेरी नॉलेज में इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अप्रोच सर्जिकल बनती है, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच बनती है वो ये है कि आप यहाँ पर ये है ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं और सर्जरी भी कर।
जब आपने सर्जरी का प्लान कर लिया तो सर्जिकल इंटरवेंशन में आपने रिस्क और बेनिफिट दोनों के दोनों मरीज़ के आगे रखने हैं। कंसेंट लेनी है मरीज़ से, मरीज़ ने जब आपको कंसेंट दे दी, रिस्क बेनिफिट दोनों जानने के बाद फिर जो है इसमें मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं, उन अप्रोचेज़ के थ्रू आप ये सर्जरी कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ अप्रोचेज़ कहूँगा, किसी के लिए कोई कॉमन होगी, किसी के लिए कोई कॉमन होगी, लेकिन सारी अप्रोचेज़ बहुत इफ़ेक्टिव हैं और इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये सबसे पहली जो मैं अप्रोच आपके आगे प्रेजेंट कर रहा हूँ, पहली मतलब ये नहीं सबसे अच्छी है, पहली मतलब कोई ये इसकी नंबर का कोई अहमियत नहीं है, किसी के लिए नंबर 2 या नंबर 3 हो, किसी के लिए नंबर 1 भी हो सकती है। तो आपने बस इसको ना इस तरह ही देखना है। जो मैं बता रहा हूँ ये पहली नहीं है, ये मैं जानबूझ के इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग इसलिए लेते नहीं, सबसे बेस्ट है, ऐसी कोई मैंने क्लेम नहीं की है, ना मेरा ऐसी कोई दलील है, ठीक है। अब ये ट्रांसकोलोजल अप्रोच होती है। ट्रांसकोलोजल यानी सीधे आप जाके कोई ये कोलोसॉटमी कर देते हैं एंटीरियर 5 सेंटीमीटर बिहाइंड से कोलोजम के तकरीबन। तो ये जो होती है मतलब कोलोजम के 5 सेंटीमीटर बिहाइंड से इंटर हेमिस्फेरिक जाकर रिट्रैक्टर अप्लाई करते हैं। उधर एक वेसल्स भी होती हैं, उसको अवॉइड करना होता है, कोई एक साइड आपने चुननी होती है। लोग ज़्यादातर जो साथी होते हैं हमारे सर्जन जो होते हैं, और हम भी जब ये अप्रोच चुनते हैं तो हम जो है मतलब कि अगर लेफ़्ट हैंडेड उसका राइट हैंडेड पर्सन है तो हम उसमें जो है राइट हैंड का ही वो चुनते हैं, क्योंकि वो लेफ़्ट इधर मेजर हो जाता है, और लेफ़्ट हैंडेड पर्सन है तो हम लेफ़्ट से चुनते हैं ताकि जो उसका राइट ब्रेन जो है वो मेजर हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये उस पर है। अच्छा, दूसरा वेंट्रिकल का साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा ज़्यादा है। अच्छा, कुछ लोग इसको ट्रांसकॉर्टिकल और दूसरी अप्रोचेस से बेहतर समझते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आपने वेंट्रिकल में जाना है तो ये समझ लें कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट मिल जाता है आपको, कम से कम इंजरी टिशू को होती है इसमें। अच्छा, इसमें एरिया भी जितना कम से कम आप लें, आपके रिट्रैक्टर सिस्टम अच्छे हो, बडी हेलो हो है या कोई और सिस्टम भी है ना, लोग जो है यासिर के रिट्रैक्टर भी यूज़ करते हैं, बडी हेलो भी यूज़ करते हैं। आपके पास जो ये है आप जिसमें बेहतरीन है उसमें आप वो रिट्रैक्टर आप इस्तेमाल कीजिए जिसके आप यूज़ टू हैं, जो अच्छा हो, जो हिलता ना हो, अननेसेसरी ब्रेन को ना खींचे, सही हो, इफ़ेक्टिव हो, वो इस्तेमाल करें। एडवांटेज इस जो ये ट्रांसकोलोजल के हैं वो कुछ मैं आपके आगे रखता हूँ, और इसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी वो आपके आगे रखता हूँ। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि शॉर्ट ट्रेजेक्ट्री है थर्ड वेंट्रिकल तक जाने के लिए। दूसरा, इसमें आपको ट्रांसकॉर्टिकल कुछ भी जाना नहीं पड़ता। तीसरा, ये जो है आप इधर से दोनों फेनोमेन ऑफ मनरो एक साथ देख सकते हैं। अच्छा, ये तो फ़ायदे हैं। जो नुकसान है इसका, जो मतलब ये कि कॉम्प्लिकेशन, एक तो ये वीकनेस कर सकता है, और एक काइनेटिक म्यूटिज्म, बंदा खामोश सा हो जाता है, एक काइनेटिक म्यूटिज्म को उसे कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा मेमोरी डेफिसिट मेमोरी डेफिसिट भी इसमें होते हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। तो इसके साथ आपने आगे बढ़ना है। जो प्रेफर्ड अप्रोच होती है इस केस में, वो जो है ना ख़ास तौर पे स्मॉल साइज़ ऑफ वेंट्रिकल में, तो ये जो अप्रोच है ये कहते हैं अप्रोच ऑफ चॉइस बन जाती है, यानी लोग इसे पसंद करते हैं और उसकी रीज़न बता दिए। और लेकिन इसका एक्सपीरियंस जो होती है बहुत लिमिटेड होता है, और यही अप्रोच हम एंडोस्कोप के साथ भी कर सकते हैं, यानी एंडोस्कोप इस्तेमाल करते हुए हम यही अप्रोच यूज़ कर सकते हैं एंडोस्कोप की मदद से, जिससे आपकी जो ब्रेन इंजरी होती है वो मिनिमम होती है और सर्जरी बहुत ही बेहतर अंदाज में हो सकती है। अब ये जो एंडोस्कोप अप्रोच होती है वो लेस इन्वेसिव दैन ओपन क्रेनियोटमी, वो तो बात समझ में आ रही है। उसमें एक छोटा सा आपने बरोल बनाना है और आपने, अच्छा, ये डायरेक्ट विजन आपको सब दिख रहा है, उसमें आपको माइक्रोस्कोप लगानी है, रिट्रैक्टर लगाना है, माइक्रोस्कोप की मदद से आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट विजन मिल रही है। और गुड डीकम्प्रेशन यूजिंग एंडोस्कोपिक रॉन्जर्स, जो एंडोस्कोपिक रॉन्जर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नफीस होते हैं, अच्छी तरीके से काम करते हैं। और शॉर्टर ऑपरेशन और हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें ऑपरेशन भी कम टाइम में हो जाता है और हॉस्पिटलाइजेशन भी कम रहती है। लेकिन बात यह है कि इसमें कम सर्जन्स जानते हैं, क्योंकि एंडोस्कोप हर जगह अवेलेबल नहीं है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत कम जगहों पर ये अवेलेबल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ममालिक में भी, मैं 22 मुल्क घूमा हूँ और 7-8 मुल्कों के थिएटर्स में मैं जा चुका हूँ, ऑपरेशन थिएटर्स में, वहाँ मैंने ऑपरेट भी किया है, हैंड्स ऑन भी किया है, ऑब्जर्वेशन भी किए कहीं पर। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हर हॉस्पिटल में ही हर चीज़ पड़ी होती है, ऐसा नहीं होता है। हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है, इदारे के, ऐसे पाकिस्तान में बहुत सारे अस्पतालों में है, बहुत सारों में नहीं है। इसी तरह इंडिया में भी होगा।
बहरहाल क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ पर ये ज़बान जो समझते हैं, जिसे हम उर्दू कहते हैं, वो लोग इससे मिलती जुलती हिंदी कहते हैं, इस ज़बान में मैं अपना कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ। और कोई मेरा कोई सेक्टेरियन ना, कोई मेरा वो झंडा नहीं है, कोई फ्लैग नहीं उठा के बैठा हूँ मैं। सिर्फ मैं समझता हूँ कि ये बेहतर रहता है कि अपनी ज़बान में किसी चीज़ को अच्छे से समझ लिया जाए। अच्छा, डिसएडवांटेज जो है एंडोस्कोपी के, हम एंडोस्कोपी बात कर रहे हैं। बेटर होता है हम वेंट्रिकल्स अगर डायलेट हों, अगर वेंट्रिकल डायलेट हो, यानी वेंट्रिकल डायलेट हो तो यानी कि वेंट्रिकल डायलेट नहीं है, ठीक है ना। तो हम इधर आगे आपके आगे बात करते हैं। अच्छा, तो मैं जो एंडोस्कोपी की यहाँ बात कर रहा था कि जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि वेंट्रिकल तो उसमें डायलेटेड है। अच्छा, दूसरा ये पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि इधर आप ब्लीडिंग को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता एंडोस्कोपी में। दूसरा, कॉर्टेक्स ब्रेन मैटर मे बी टू थिक फॉर क्या कहते हैं पेनिट्रेशन। अगर कॉर्टेक्स से आप जा रहे हैं तो उधर से आपको बहुत ज़्यादा थिकनेस, बहुत बड़ा एरिया होता है। बहरहाल ये तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे इस पे बात हुई। ट्रांसकोलोजल में नॉर्मल और एंडोस्कोपिक अप्रोच पे हमने बात कर ली। और न ये भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा एंडोस्कोपी भी ट्रांसकॉर्टिकल भी होती है और ट्रांसकोलोजल भी होती है। और ओपन में हम ट्रांसकोलोजल पर डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरा हम जो यूज़ कर रहे हैं वो ट्रांसकॉर्टिकल अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, कि यानी कि ट्रांस वेंट्रिकुलर अप्रोच की मदद से, यानी कि इधर जो है ये जो गुड ये है कि एंटीरियर सुपीरियर थर्ड वेंट्रिकल लीजन में ये है आपके एंटीरियर सुपीरियर थर्ड वेंट्रिकुलर लीजन जो होते हैं, इसके लिए सबसे बेहतर, बहुत बेहतर कहलाता है ट्रांसकॉर्टिकल ट्रांस वेंट्रिकुलर अप्रोच। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा मसला भी है, लेकिन वो आगे ये पॉजिटिव बात ये बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा कहलाता है। दूसरा ये जो है और ख़ास तौर पे वहाँ पे जहाँ एंटीरियर सुपीरियर थर्ड में, हमारा जो था वो भी एंटीरियर सुपीरियर थर्ड में था। हमारा जो पेशेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि हम जो पेशेंट लेते हैं उसका भी बात साथ में चलती रहती है, और जनरल इन्फॉर्मेशन भी हम डिस्कस करते रहते हैं। तो ये हमारा पेशेंट जो ये वाला है, जिसको मैंने आपसे कहा कि 41 साल खातून हैं और इनका जो भी है ना क्या कहते हैं जो ट्यूमर है वो एंटीरियरली पड़ा है थर्ड वेंट्रिकल में। अच्छा, ख़ास तौर पे ये जो लीजन होते हैं ये फ्रंटल हॉर्न में एक्सटेंड कर जाते हैं अगर बड़े हों। ये तो 1 सेंटीमीटर का है। अच्छा, ट्रेजेक्ट्री आमतौर पर इनकी ये होती है कि राइट फ्रंटल गायरस से आप जा सकते हैं। ये जो राइट फ्रंटल गायरस है उसको आप चूज़ करते हैं, पहचानना भी आसान होता है। इसको आप F2 कह सकते हैं, एरिया का नाम है F2, राइट फ्रंटल गायरस को F2 कह सकते हैं, वहाँ से आप जा सकते हैं। डिसएडवांटेज है भाई, हाई रिस्क ऑफ सीजर्स होते हैं, 11% लोगों को सीजर्स होते हैं अगर हम यहाँ से यूज़ करते हैं। और आपको इधर भी वेंट्रिकल्स बड़े चाहिए, यानी कि जैसे उसमें चाहिए थे। अच्छा, अब हम एक और अप्रोच की बात कर रहे हैं, उसको क्यों पसंद करते हैं क्यों नहीं करते उस पर बात कर रहे हैं। एक होती है सब फ्रंटल अप्रोच मैंने कुछ और केसेस में बताई थी, ख़ासतौर पर क्रेनियोफैरिंजियोमा में बताई थी कि ये जो अप्रोच होती है, मैं थोड़ा सा इसको जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि जो सब फ्रंटल अप्रोच 2 तरह की होती है, एक यूनिलैटरल और एक बायलैटरल, एक एक्सटेंडेड, एक रूटीन। कभी कभी हम क्या होता है कि यहाँ से इंसिशन लेते हैं, यूनिलैटरल थोड़ा सा हाफ तक जाते हैं और ये मिड लाइन पूरा ट्रैगस तक आ जाते हैं। हम एक फ्लैप बनाते हैं स्किन का, फ्लैप बना के यहाँ पे क्रेनियोटमी कर देते हैं, दो बार होल यहाँ बनाते हैं, एक बार होल यहाँ बनाते हैं स्किन के ख़ास तौर पे हेयर लाइन के पीछे ताकि नज़र ना आए, और फिर ये पूरी एक क्रेनियोटमी मिड लाइन के पास से कर देते हैं। और फिर हम अब ये ब्रेन के नीचे से होते हुए ब्रेन के रिट्रैक्टर अप्लाई करके कुछ ट्यूमर्स को करते हुए हमें एक्सटेंडेड ऑर्बिटल और एक्सटेंडेड जाइगोमेटिक या स्फीनॉइड को भी हमें थोड़ा सा नेबुलाइज या ड्रिल या हमें रॉन्जराइज करना पड़ता है। कभी कभी ये जो सब फ्रंटल है ये हमें बायलैटरल करनी पड़ती है। हम कोरोनल से 2 सेंटीमीटर से आगे हम एक बाय कोरोनल फ्लैप बनाते हैं यहाँ पर और ट्रैगस तक, और फिर उसे आगे की तरफ ले आते हैं। जब उसे हम आगे की तरफ ले आते हैं फिर हम बायलैटरल क्रेनियोटमी कर देते हैं यहाँ पर, इसको हटाकर, और फिर ये जो इंटर हेमीस्फीयरिक
जो साइनस है इसको यहाँ पे स्टिच करके और फिर ड्यूरा को ड्यूरोटमी करते हुए हम बायलैटरली भी जा सकते हैं। ये तरीके हमने पहले भी डिस्कस किए थे, लेकिन मैंने समझा कि ये थोड़ा समझाने में और समझने में आसानी के लिए मैंने जल्दी से बता दिया। अच्छा चलें, इसके फ़ायदे, ये गुड क्या है देखें। ये बेस्ट होता है ये द लीजन्स इन द एंटीरियर इन्फीरियर, जो हमारा है वो एंटीरियर सुपीरियर है, थर्ड वेंट्रिकल भी है एंटीरियर इन्फीरियर। अगर एंटीरियर इन्फीरियर में तो ये तरीका चुन लो। एंटीरियर सुपीरियर में जो हम बता रहे थे वो ट्रांसकॉर्टिकल ट्रांसवेंट्रिकुलर अच्छा है, ठीक है ना। और जैसे कि ये जब हम क्रेनियोफैरिंजियोमा के लिए कर रहे होते हैं, मैंने आपसे कहा उसी तरह से इसको भी एड्रेस करते हैं। पिट्यूटरी ट्यूमर भी कुछ हम इस तरह से एड्रेस करते हैं। और इसमें आपको डिफरेंट कॉरिडोर मिल जाते हैं। आपको क्या मिल जाता है, सबक्याज़मल कॉरिडोर मिल जाता है, आपको ऑप्टिक कैरोटिड कॉरिडोर मिल जाता है, आपको लेमिना टर्मिनालिस के पास एक कॉरिडोर मिल जाता है, और दूसरा आपको ट्रांसफ्रंटल ट्रांसस्फिनॉइडल कॉरिडोर भी मिल जाता है। तो ये मैंने आपको कहा था, इसको जब करते हैं तो इसकी एक अपनी एक काफ़ी एक्सटेंसिव एनाटमी की नॉलेज दरकार होती है, और जो कि होती है तमाम न्यूरोसर्जन के पास। मेरा तो ये मानना है तमाम न्यूरोसर्जन के पास होती है और वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसके मल्टीपल यूज़ हैं, लेकिन ये इस सर्जरी में भी ना आप यूज़ कर सकते हैं ये ना तरीक़ेकार। यानी कि सब क्याज़मल वे है, ऑप्टिक कैरोटिड है, और लेमिना टर्मिनालिस है, और ट्रांसफ्रंटल ट्रांसस्फिनॉइडल है। अच्छा, एक तरीक़ेकार है स्टीरियोटैक्टिक एस्पायरेशन। ये एंडोस्कोपी के साथ भी हो सकता है, बगैर भी हो सकता है, और आजकल एंडोस्कोपी के साथ करना अच्छा रहता है और उसके नताइज भी बहुत अच्छे हैं और इफ़ेक्टिव भी होता है, तकरीबन वो रिमूव भी कर देता है। सिर्फ एस्पायरेशन भी की जाती है। ये उन पेशेंट में की जाती है जहां आप क्रेनियोटमी नहीं कर सकते, पेशेंट नहीं बर्दाश्त कर सकता क्रेनियोटमी, आप ये करें। और ये उधर भी बेहतर रहती है जहां पर सिस्ट जो है 1 सेंटीमीटर से बड़ी हो, और जो है मतलब कि और वो बहुत ही ज़्यादा विस्कस ना हो, यानी उसको सक करना आसान हो। अगर विस्कस होगा, यहाँ इसका मटेरियल कभी कभी विस्कस बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको चाहिए होता है कि आप ना थोड़ा सा उसको ओपन करके और वो रिमूव करें। लेकिन कभी कभी विस्कस ना होने का फ़ायदा मिल जाता है स्टीरियोटैक्टिक को। और ये आप एंटीरियर टू द राइट कोरोनल सूचर में इसमें एंटर हो जाते हैं। एंटीरियर टू द राइट कोरोनल सूचर, तो यहाँ से एंटर हुए राइट से, सॉरी, और वो कर लिया आपने। अच्छा, एक और अप्रोच होती है, वो कहलाती है वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट प्लेसमेंट। ये अप्रोच तो नहीं है, ये ट्रीटमेंट का एक ऑप्शन होता है जिसमें आप सिर्फ पेशेंट को वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट डाल देते हैं और फिर वो कहते हैं गुजारा करें कि इसके साथ ही पेशेंट बेहतरी की तरफ आ जाए। लेकिन सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है, मैंने अक्सर व बेशतर देखा है। अच्छा, दूसरी बात बताऊं कि आप ये जो अप्रोच हमने आपके आगे रखी कि रिसेक्शन ऑफ लीजन, और ये देखें, ये जो है ना जो है इसकी हमें थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो एनकाउंटर करते हैं उस पर थोड़ी सी सर्जरी पे बात करना इधर ज़रूरी समझता हूँ, जो आराम से थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, प्रिपरेशन के लिए हमें ना जो इंटर हेमिस्फेरिक ट्रांसकोलोजल अगर अप्रोच करनी है, इंटर हेमिस्फेरिक जो सबसे पहले मैंने बताई थी, ट्रांसकोलोजल अप्रोच करनी है, उसकी प्रिपरेशन में आपको फ्रेमलेस स्टीरियोटैक्सी की प्रिपरेशन करनी है। आपने रिव्यू करना है वेनस एनाटॉमी को, उसके लिए आपने एमआरए करना है, आपने मैग्नेटिक रेजोनेंस वीनोग्राफी करनी है, ये चेक करने के लिए कि सेंट्रल वेन है और उसकी लोकेशन जो है वो कैसी है, और ये सुपीरियर सेडिटल साइनस में क्या कहते हैं उसका क्या रिलेशन बन रहा है। ये पूरी एनाटॉमी आपको पता होनी चाहिए, और मतलब पता होनी चाहिए तो मरा दिए कि आपको पता हो, ताकि आप कोई ना कोई आइडिया बना सकें अपने लिए। दूसरी चीज़ जो है वो है कि पोजीशन द पेशेंट सुपाइन विद द हेड इन क्या कहते हैं न्यूट्रल पोजीशन, कि पेशेंट न्यूट्रल पोजीशन में सुपाइन में है। अच्छा, ये जो थोड़ा सा मैं जो हूँ आमतौर पे हेड को, मेरे को पसंद है कि मैं हेड एलिवेशन रखूँ, वो एक मुझे वही नॉर्मल बेहतर लगता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि एकदम से तेज़ी से प्रेशर जो होता है ब्रेन की तरफ नहीं पड़ता, और थोड़ी सी हमें ना एक ग्रेविटी मिल जाती है और हम थोड़ा सा कन्वीनियंट फील करते हैं उधर। अच्छा, दूसरा मेडिकेटेड और ना मेडिकेशंस और ये जो प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स हैं, ख़ासतौर पर डेक्सामेथासोन, मैनिटॉल एंटीबायोटिक, ये आप दे दें। अच्छा, ये जो है यहाँ पर कहते हैं 3/4
सटर इंसिशन देते हैं। बायकोरोनल फ्लैप को सटर इंसिशन भी कहा जाता है। ये 3/4 यानी हिस्सा जो होता है तकरीबन ये इसका हम सूटार इंसिशन कहलाता है ये। और इसमें हम क्या कहते हैं, हम ओपन करते हैं एक या एक से ज़्यादा, यानी ओपन मोर ऑन द राइट साइड देन द लेफ़्ट साइड। राइट साइड कैसा ज़्यादा, क्योंकि ये डोमिनेंट एरिया हो जाता है आमतौर पे ज़्यादातर लेफ़्ट का। और हम इधर प्रिजर्व कर लेते हैं टेम्पोरलिस फेशिया को और पेरिक्रेनियम टिश्यू को, ताकि अगर हमें कोई रिपेयर में उसकी मदद मिल सके। और एक्सपोज करते हैं कोरोनल सूचर को, सेजिटल सूचर को और ब्रिग्मा को इधर, ताकि हमें पता चल जाए उसकी लैंडमार्क्स, उसकी लोकेशन पता चल जाए कि हम कहाँ से एंटर होने, तो उसके बाद हम क्रेनियोटमी परफॉर्म करेंगे। लेटरल एक्सपोजर हम करते हैं टेम्पोरलिस मसल्स की इंसर्शन तक। और दूसरा जो है ये बरहोल जो होते हैं वो 2 हम पीछे और 2 फ्रंट में कर लेते हैं कोरोनल सूचर के, ताकि ये जो है अपना 6 सेंटीमीटर का हमारा एक वो क्या कहते हैं हमें एक ओपनिंग मिल जाए, यानी 2 सेंटीमीटर बिहाइंड और 2 सेंटीमीटर फ्रंट फॉर द कोरोनल सूचर कर देते हैं। और यहाँ पर जो है हमें पता होता है कि सुपीरियर सैजिटल साइनस है, और आप तकरीबन 2/3 इन फ्रंट और 1/3 बिहाइंड द कोरोनल सूचर रहते हैं। ये जो आपका बना है, यानी कि ये जो है बिहाइंड आप सिर्फ 1/3 हो और 2/3 एंटीरियर टू द कोरोनल सूचर हो। ये जो पूरा आपका वो जो ओपनिंग बनती है 6 सेंटीमीटर मतलब के का वो जो एरिया। अच्छा, दूसरा ट्रेपिजॉइड क्या कहते हैं बोन फ्लैप बन जाता है एक तरह से ये। और क्या कहते हैं यहाँ पर हमने समझ लो सुपीरियर सैजिटल साइनस हमारे सामने ही है। डायसेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इधर ओपन ड्यूरा करते हैं सी शेप में हमने ड्यूरा को ओपन किया। और क्या कहते हैं सुपीरियर सैजिटल साइनस के एक तरफ, यानी कि राइट साइड हमारा प्रेफरेबल होता है तो राइट साइड। और क्या कहते हैं विजुअलाइज करते हैं ब्रिजिंग वेन्स को, अवॉइड करते हैं उनकी डायसेक्शन को। और माइक्रो डायसेक्टर्स अप्लाई करते हुए हम एक क्रिएट कर देते हैं मकान, एक जगह, एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, एक जगह बना देते हैं, एक प्लेसमेंट बना लेते हैं इंटर हेमिस्फेरिक अप्रोच के लिए। और आस्ते आस्ते हम रिट्रैक्टर एडवांस करते जाते हैं राइट फ्रंटल लोब तक। और जो है फाक है वो समझ लो कि लेफ़्ट साइड पे होती है, और राइट साइड पे, क्योंकि आपने राइट साइड चुनी है ना, तो आपको लेफ़्ट साइड पे फाक मिलेगी और राइट साइड पे आपको ब्रेन का वो क्या कहते हैं ब्रेन टिश्यू मिलेगा। अच्छा, आप केयरफुल इधर होना बेनता ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं सुपीरियर सैजिटल साइनस के। आप उसे ऑक्लूड भी कर सकते हैं, दबा भी सकते हैं, उसे प्रेशर भी दे सकता है। आप जितना जेंटल रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। स्लोली ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस के साथ अपने तमाम एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए करते जाएँ और डायसेक्ट योर वे डाउन टू द इंटर हेमिस्फीरिक फिशर। और आप जब वो उधर आप क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करें, आप सिंगुलेट गायरस को पहचान लें और ये कोलोजल मार्जिन तक पहुँचें और पेरिकोलोजल आर्टरी को पहचानें। उधर वहाँ पे कोलोजल मार्जिनल आर्टरीज मिलेंगी और पेरिकोलोजल आर्टरीज मिलेंगी। इनको आपने सिक्योर करना है, इनकी इंजरी को अवॉइड करना है। कॉर्पस कोलोजम आप पहुँचेंगे वो बिल्कुल वाइट मैटर, क्योंकि वो ट्रैक ही है ना एक तरह से, वो कॉर्टेक्स तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर का होता है, ये बिल्कुल वाइट मैटर है, तो इधर वाइट स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, आप ओपन करेंगे कॉर्पस कोलोजम जस्ट डिस्टल टू द जीनू, यानी जीनू से थोड़ा सा पीछे की तरफ, यानी उसका जो एक एंगल बनता है उससे थोड़ा पीछे की तरफ। जीनू पे ना जाएं क्योंकि फ़ायदा नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकें। बहरहाल आप कॉर्पस कोलोजम से जीनू से आप थोड़ा पीछे की तरफ, यानी तकरीबन आप 1 से 2 सेंटीमीटर पीछे की तरफ जाएं और बिल्कुल मिड लाइन में रहें। और फिर थर्ड वेंट्रिकल अप्रोच यहाँ पर बन जाएगी। आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा लेटरल वेंट्रिकल जो है आप उसमें एंटर हो गए हैं। वहाँ कोराइड प्लेक्सिस मिलेगा जो कि आपको जो है ना कोराइडल फिशर में मिलेगा, और इसी कोराइडल फिशर में आपको फोरामेन ऑफ मनरो मिलेगा जो कि मीडियली होगा, यानी कि आपने मीडियली देखना है तो आपको वो फोरामेन ऑफ मनरो भी मिल जाएगा। और उसी के थ्रू आपने थर्ड वेंट्रिकल में उतर जाना है या चले जाना है।
अपने इस टिश्यू को ले अपने वो डायसेक्टर को या अपना जो भी आपके हाथ में जो सक्शन मशीन है, सक्शन का वो है क्या कहते हैं पाइप है, उसके साथ या डायसेक्टर के साथ आप चले जाएंगे उधर। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि यहाँ पर आप देखेंगे थैलेमोस्ट्राइड वेन है, उसको अननेसेसरी आपने अवॉइड करना है, उसको इंडलमेंट इन्वॉल्वमेंट। और सेप्टल और क्वाड्रेट वेन्स भी आपको मिलेंगी ना फोरामेन में, इसमें एंटीरियर साइड पर, उसको भी आपने अवॉइड करना है। ये तमाम स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। और विद मतलब कि कोलाइड सिस्ट का आपका जब एनकाउंटर होगा फोरामेन ऑफ मनरो में, वो आपको हार्ड मिलेगा, आप उसे रिकग्नाइज करें, आप देखें कि वो जो है प्लग हुआ है, पूरा वो सिस्ट जो है वो प्लग हुई हुई है, मतलब कि जैसे एक ओपनिंग को प्लग की हुई होती है, वो दबा रही है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो आपने वो स्लाइटली वो ग्रे कलर की होगी और एपेंडाइमल लाइनिंग होती है, वैसे तो आपको पता है वेंट्रिकल की, उसकी भी हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर जब आ गए आप, अब आपने ये तो आपने वो की जो थर्ड वेंट्रिकल में। अब अगर आपको इंटरफोर्निशियल यानी दो फॉर्निस के दरमियान अगर आप पहुँच जाते हैं, तो ये जो डेंजर मकाम है, यहाँ पे परमानेंट या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है, दोनों फॉर्निस के अगर आप डैमेज कर देते हैं। बस ये याद करें कि इंटरफोर्निस ना जाए, और आपको अगर एक्सपीरियंस है इसका तो अच्छी बात है, और नहीं एक्सपीरियंस तो उस बंदे के साथ जाएँ जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस आपसे थोड़ा ज़्यादा हो, आपसे बेहतर एक्सपीरियंस वाले बंदे के साथ जाएं ना इसके लिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा। वंस यू आर इन कमांड, आप एनाटॉमी में अच्छे हैं, देन नो प्रॉब्लम। हमने भी अपने उन लोगों के साथ गए जो इसको पहले से कर चुके थे, काफ़ी दफ़ा कर चुके थे, अब हम भी जाते हैं, अब हमारे साथ वो लोग आते हैं जो लोग जो पहली दफ़ा कर रहे हैं, तो हमें वो कॉन्फिडेंस होता है, तो हम वो लेके जाते हैं। फिर भी हमसे गलती हो सकती है, अल्लाह ताला करम है, एहतियात करते हैं, बहुत डर डर के काम करते हैं एहतियात के साथ। डरना अपने लिए नहीं होता, मरीज़ के लिए होता है, मरीज़ की खैरियत होना बहुत ज़रूरी रहता है। अच्छा, दूसरा ये अपना इधर ये आप लैटरल वेंट्रिकुलर अप्रोच पे पहुँचे। अगर ये तीसरी अप्रोच भी बन जाती कभी कभी ट्रांसफ़र के, कि आप लैटरल वेंट्रिकल के अंदर एंटर हो गए और यहाँ से आप फोरामेन मनरो में दाखिल हो गए, और आप जो है ना ये आपने देखा कि फोरामेन मनरो की ओपनिंग को थोड़ा सा आप एनलार्ज कर सकते हैं, और इसी फोरामेन जो है ये लैटरली और पोस्टीरियरली सेक्रीफाइसिंग द थैलेमोस्ट्राइड मेन, विच इज़ समझ लें कि सपोर्टिवली वेल टॉलरेटेड, उसको कोशिश करें अवॉइड करने की, वो फिर भी वो गलती हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये कि ना लीविंग वेंट्रिकुलर कैथेटर इन प्लेस, और है ना या यूँ समझ लें कि ना वो जो कि और फिर वो उसी बर होल से वापस आ जाए ना किसी एक बर होल से, तो ये बड़ा एक कैनुला एक मतलब ड्रेन सॉरी कैनुला क्या बोल रहा हूँ, एक ना कैथेटर छोड़ दें ताकि वो कोई भी ऐसी कलेक्शन को अनवांटेड कलेक्शन को अवॉइड किया जा सके। आगे बात करते हैं। अच्छा, तो हम जो आपके आगे अपना ये जो सिलसिला बता रहे थे वो ये कि जो लैटरल वेंट्रिकल अप्रोच आपने कर ली, यानी कि डायसेक्शन करते हुए वही ट्रांसकोलोजल के थ्रू, तो फोरामेन मनरो में आप आप समझ लें कि लैटरल वेंट्रिकल अप्रोच तक पहुंच गए। अब आपने इसमें ये जो फोरामेन ऑफ मनरो है उसको आप एनलार्ज कर देंगे, और फोरामेन ऑफ मनरो जो है वो लैटरली ना होगा और पोस्टीरियरली होगा। यहाँ पर अगर सेक्रीफाइस कर देते हैं ना थैलेमोस्ट्राइड वेन, तो ये अवॉइड किया जा सकता है, और इसको अवॉइड करना बेइंतहा ज़रूरी हो जाता है। और साथ साथ ये जो वेंट्रिकुलर कैथेटर आप प्लेस कर देते हैं तो वो एक बार होल से वापस आ जाता है। तो ये हमारी अप्रोच इसमें होनी चाहिए, और ये होती भी है। दूसरा ये कि जो इम्पॉर्टेंट ये जो है ना क्या कहते हैं पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन होती है यहाँ पे, व्हाट डू यू डू टू अवॉइड देम, क्या कॉम्प्लिकेशन को आप अवॉइड। देखिए, कॉम्प्लिकेशन जो इसमें ख़ास तौर पे वीनस इन्फेक्शन है या सेक्रीफाइस ऑफ द आर्टीरियल कॉर्टिकल ड्रेनिंग वेन्स हैं, इनको आप अवॉइड करें। कैसे? प्री ऑपरेटिव प्लानिंग और इमेजिंग रिव्यू के साथ, मतलब कि आप ना अच्छी सी प्लानिंग की जाए ताकि इसको आप ये जो वीनस इन्फेक्शंस होते हैं ना ये ना उसको आप ना और बिल्कुल अवॉइड सेक्रीफाइस ऑफ द कॉर्टिकल वेन्स अवॉइड करें, क्योंकि वो अगर सेक्रीफाइस करेंगे उससे इंजरी। लेकिन यहाँ पता हो कि आप जो करने जा रहे हैं उससे बहुत, क्योंकि पेशेंट आमतौर पर GCS 15 में 15 के साथ 14 के साथ प्रेजेंट होते हैं, तो आप
नहीं उनको डिटीरिएटेड सिचुएशन में डाल सकते, बहुत सीवियर ख़तरनाक बात होती है। और जो सेडिटल साइनस थ्रोम्बोसिस जो होता है वो आप क्या कहते हैं, वो हो सकता है अगर आप वीनस, और ये भी वीनस इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये वीनस इन्फेक्शन के कुछ बातें बता रहे हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, दूसरा ये रिट्रैक्शन इंजरी होती है, हम रिट्रैक्ट करते हैं, रिट्रैक्शन इंजरी हो जाती है, तो अवॉइड करें एक्सेसिव रिट्रैक्शन को, ताकि और उसको मॉइस्ट रखें और ड्राई ना होने दें। और इंजरी आमतौर पे ओपनिंग ऑफ द बोन फ्लैप हो जाती है अबव द साइनस। साइनस की इंजरी नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से और एहतियात से उसकी ओपनिंग कीजिए। अच्छा, ओवर यूज़ ऑफ कोगुलेशन इन द रीजन ऑफ साइनस, वो भी बहुत ख़तरनाक है, वो श्रिंक कर देता है ड्यूरा को और वो बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर्स हो जाता है। हाइपर कोगुलेबल स्टेट ऑफ पेशेंट में आप ये उस वक्त होती है जब डिहाइड्रेशन हो, तो डिहाइड्रेशन को अवॉइड कीजिए, अपने आप को, सर पेशेंट को हाइड्रेट रखिए, अपने आप को भी हाइड्रेट रखिए। सर्जरी के दौरान अगर बीच में मौका मिले तो पानी पी लीजिए। अच्छा जी, दूसरा बायलैटरल सिंगुलेट गायरस ट्रैक्शन और थैलेमिक इंजरी। पहला मैंने बताया वीनस इन्फेक्शन, तो वीनस इन्फेक्शन के मैं तरीके बता दिए कि भाई ये सेक्रीफाइस करते हुए क्रिटिकल कॉर्टिकल वेन्स को जो ड्रेन करी है उसको अवॉइड करें, सेजिटल साइनस थ्रोम्बोसिस को अवॉइड करें, वीनस इन्फेक्शन को अवॉइड करें, रिट्रैक्शन इंजरी को अवॉइड करें, ड्राइनेस ऑफ द बोन वेन मैटर नहीं होनी चाहिए, बोन फ्लैप करते हुए इंजरी ना दें, ओवर यूज़ ऑफ कोगुलेशन ना करें, हाइड्रेट रखें पेशेंट को। अच्छा, दूसरी जो इंजरी होती है बायलैटरल सिंगुलेट गायरस की रिट्रैक्शन के दौरान या थैलेमिक इंजरी हो जाती है, ये ट्रांजिट म्यूटिज्म भी कर सकती है और परमानेंट म्यूटिज्म भी कर सकती है। ज़्यादातर 70% में ट्रांजिट म्यूटिज्म होती है और 30% में परमानेंट हो जाती है। तो इधर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है रिट्रैक्टर अप्लाई करते हुए, और ना ख़ास तौर पर डीप स्ट्रक्चर पे बहुत रिट्रैक्टर एहतियात से अप्लाई करें। और आपने अच्छा, तीसरी जो इंजरी हो जाती है वो फोर्निसिस की हो जाती है। फोर्निस जो होता है, फोर्निस कहते हैं और बहुत ज़्यादा फोर्निसिस बोलते हैं। तो ये जो इंजरी होती है दोनों फोर्निसिस की, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी डेफिसिट कर सकता है और इनएबिलिटी टू लर्न न्यू नॉलेज, नई नॉलेज को समझना, यानी पेशेंट आपने आगे के लिए फारिग हो जाता है, फिर वो आगे उसकी तालीमात बहुत मसला हो जाता है। और ये एहतियात करें कि आप जो है दोनों फोर्निसिस को नुकसान तो किसी तरह ना पहुँचाएं, एक को भी ना पहुँचाएं, दोनों को तो पहुँचाएं ना। अच्छा, दूसरा जो अदर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ पर, वो ये कि हेमीपैरेसिस हो सकता है, इंजरी ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स में सीजर हो सकते हैं, आर्टीरियल इंजरी की वजह से पेरिकोलोजल या कोलोजो मार्जिनल आर्टरी की वजह से उस एरिया का इन्फेक्शन हो जाता है जहाँ पे वो ये सप्लाई होती है, डिसकनेक्शन सिंड्रोम हो जाता है ख़ास तौर पर जो है कॉर्पस कोलोजम में। अच्छा, इंटरनल सेरेब्रल वेन इंजरी कोगुलेशन की वजह से या उसकी वजह से इन्फेक्शंस होते हैं, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो सकता है अगर आपने हीमोस्टैट सही तरह अप्लाई नहीं किए। दूसरा जो सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि इन्फेक्शन है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ये तमाम चीज़ें भी इधर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं पेशेंट के लिए। देखें, ये जो ट्रांसकोराइडल अप्रोच होती है थर्ड वेंट्रिकल में, इसमें जो कॉरिडोर होता है वो थर्ड वेंट्रिकल होता है और आप इसको हासिल करते हैं कैसे, ट्रांसकोराइडल अप्रोच के ज़रिए। और इसमें आपने फोरामन ऑफ मनरो स्मॉल होता है, उसको थोड़ा सा डायलेट हल्का सा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो आपको व्यू मिलेगा ये समझ लीजिए इंटर हेमीस्फेरिक ट्रांसकोलोजल एंट्री में जब आप लेटरल वेंट्रिकल में जाते हैं सारे व्यू उस तरह के आपको उसमें मिल जाएंगे। और जो सेफेस्ट पैसेज होता है थर्ड वेंट्रिकल का, वो मीडियल साइड ऑफ द कोराइड प्लेक्सिस है। कोराइड प्लेक्सिस क्या, मीडियल साइड से जाए, लेटरल से ना जाए। लेटरल पे आप बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को इंजर्ट करते हैं, थोड़ा सा मीडियल रहिए और मिड लाइन में रहते हुए आप ये जो अलोंग द टीनिया फोर्निसिस है उसके साथ चलें। और ये जो इंसिशन आप इधर बनाते हैं टीनिया फोर्निसिस का थ्रू द टीला कोराइडा, ये जो है सर्जन जो है यहाँ पर आम तौर पे डायसेक्शन करता है और दोनों इंटरनल सेरेब्रल वेन्स जो होती हैं वो
मतलब कि उसको वो भी नज़र आ जाती हैं कभी कभी। तो कहने की बात ये है कि ये जो फोरम ऑफ मनरो के जाते हुए आपने अपने टारगेट तक रहें, तो और चीज़ों को एक्सप्लोर करने से अवॉइड करें, तो उससे आप बेहतर रिज़ल्ट आपको हासिल हो जाएंगे। ये जो वीडियो हमने आपके आगे प्रेजेंट की है, अगर हमें महसूस हुआ कि इससे बेहतर भी हम इससे ज़्यादा आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, हम कोशिश करेंगे तो उसका पार्ट 2 कर देंगे। अभी जो जहन में आइडियाज़ थे वो आप कैसे हम करते हैं, अगर कोई ऐसा हमें लगता है कि वो ना कुछ पार्ट 2 होना चाहिए तो फिर हम कर ही देते हैं, वो पता चल जाता है आपको। तो सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि वो पार्ट 2 आपको पार्ट 2 के नाम से मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें इनकरेज